नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बौड़म। मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक दिन भी न था कि बौड़म की चर्चा न हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी बहुज्ञता को प्रदर्शित करने का न कभी ऐसा अवसर ही मिला था और न ही ऐसा प्रलोभन। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पें उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से ये कहा और गांधी बाबा ने ये जवाब दिया। अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा। क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद न रहे, नहीं तो देश को और भी अदिन देखने पड़ेंगे। अस्तु। लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते। उनके मुख फूल की तरह खिल जाते। आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती। गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी का ही भरोसा है। न हुआ पौड़म, नहीं आपका गला न छोड़ता। आपको खाना पीना कठिन हो जाता। कोई उससे ऐसी बात किया करे तो रात की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर यह बौड़म है कौन? कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय, पागल क्या है, बस बौड़म है। घर में लाखों की संपत्ति है। शक्कर की एक मिल सिवान में है। 2 कारखाने छपरे में है। 3-3, 4-4 सौ के तलब वाले आदमी नौकर हैं। पर इसे देखिए, फटे हाल घुमा करता है। घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने यहाँ लिखा, मेरा इस्तीफा लीजिए। आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है। वे मन से काम नहीं करते। आखिरकार घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं। पर जो सामने आम का बाग है, उसकी रात दिन रखवाली किया करता है। क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी, घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वह उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता, गाड़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी सिफत कहाँ तक कहें, बस पूरा बौड़म है। ये बातें सुनकर भी उस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वह देखिए, बौड़म मारा है। मैंने कुतूहल से उसकी ओर देखा। एक 20-21 वर्ष का हृष्ट पुष्ट युवक था। नंगे सिर, एक गाड़े का कुर्ता पहने, गाड़े का ढीला पजामा पहने चला आता था। पैरों में जूते थे। पहले मेरी ओर ही आया। मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊंगा। यह कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई, तो वह आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी। मुझे ये बौड़म का लकब मिला है। मैंने सकुचाते हुए कहा, हाँ, आपकी चर्चा लोग रोज करते हैं। मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बौड़म ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के 10-5 गांव में मुझे लोग उर्फ के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। मेरा उर्फ बौड़म है। मैं, आखिर लोग आपको बौड़म क्यों कहते हैं? खलील, उनकी खुशी, और क्या कहूँ। मैं जिंदगी को कुछ और समझता हूँ, पर मुझे इजाजत नहीं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूं। मेरे वालिद हैं, चचा हैं, दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मशरूफ रहते हैं। रात दिन हिसाब किताब, नफा नुकसान, मंदी तेजी के सिवाय और कोई जिक्र ही नहीं होता। गोया खुदा के बंदे न हुए, इस दौलत के बंदे हुए। चचा साहब हैं, वह पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन करते हैं। दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं। किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूँ, आप लोग इतना सिर मगजन क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है। मालिक को कुछ न कुछ बल खाना ही पड़ता है।
अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं। मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बॉर्डम हूँ। मैं मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है। खलील, ऐसा भूल कर भी न कहिएगा, वरना एक ही जगह दो बॉर्डम हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के सिवा न दीन से गरज है, न दुनिया से, न मुल्क से, न कौम से। मैं अखबार मंगाता हूँ, समरना फंड में कुछ रुपये भेजना चाहता हूँ, खिलाफत फंड को मदद करना भी अपना फर्ज समझता हूँ। सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रजाकार भी हूँ। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं कि जाति के फायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसलिए घर और बाहर मुझे बॉडम का लकब दिया गया है। मैंने कहा, आप तो वही कर रहे हैं इस वक्त जिसकी कौम को जरूरत है। खलील, मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी से आप जरूर बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गजी का गाड़ा तक पहनने को मयस्सर नहीं हो, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुक्मे उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं, जिनकी कलाइयों और मुड्डों पर सीजनकारी की गई हो। मैं आप ये बात बहुत ही मुनासिब कहते हैं। अफसोस है कि और लोग आपका सा त्याग करने के काबिल नहीं। खलील, मैं इसे त्याग नहीं समझता, न दुनिया को दिखाने के लिए ये भेष बनाकर फिरता हूँ। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन होते हैं, वालिद ने मुझे सिवान के मिल में निगरानी के लिए भेजा। मैंने वहां जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसामे पैरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी मजदूरों की जेल में लिखे हुए थे। काम साहब का करते थे, मजदूरी कारखाने से पाते थे। साहब बहादुर खुद तो बेउसूल हैं, पर मजदूरों पर इतनी सख्ती थी कि अगर 5 मिनट की देर हो जाए तो उनके आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाहिए, मजदूरों के साथ रियायत करनी शुरू की। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दी। घर वालों को उनके सब हालात मालूम है। पल्ले दर्जे का हराम खोर आदमी है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब लेदे हुई। पहले बॉडम होने में कुछ कोर कसर थी, वह पूरी हो गई। न जाने साहब से लोग इतना क्यों डरते हैं। मैं आपने वही किया जो इस हालत में मैं भी करता, बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की यही सजाएं हैं। खले, फिर तो एक और दो हो गए। अफसोस यही है कि आपका यह कयाम न रहेगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप जैसे आदमी मिले हैं, जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ। इन गंवारों से मैं बोलता भी नहीं। मेरे चाचा साहब को जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक हो गया। उससे 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। चमारिन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत थी जो यतीमों की होती। कोई बात न पूछता था, उनको खाने पहनने को भी न मिलता था। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़े में पड़े रहते। जनाब, मुझसे ये देखा न गया। मैंने उन्हें अपने दस्तर खान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ। घर में कोहराम मच गया। जिसे देखिए मुझ पर त्योरियां बदल रहा है, मगर मैंने परवाह न की। आखिर है वह भी तो हमारा ही खून, इसलिए मैं बॉडम कहलाता हूँ। मैं जो लोग आपको बॉडम कहते हैं, वे खुद बॉडम हैं। खलील, जनाब, इनके साथ रहना अजीब है। शाह काबुल ने कुर्बानी की मुमानियत कर दी है। हिंदुस्तान के उल्मा ने भी यही फतवा दिया, पर यहाँ खास मेरे घर कुर्बानी हुई है। मैंने हर चंद बावेला मचाया, पर मेरी कौन सुनता। इसका कफारा, प्रायश्चित मैंने ये अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फकीरों को खाना खिलाया, और तब से कसाईयों को गायें लिए जाते देखता हूँ तो कीमत देकर खरीद लेता हूँ। इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूँ। वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में हैं। पर मजा ये है कि जिन्हें मैंने गायें दी हैं, वे भी मुझे बॉडम कहते हैं। मैं भी इस नाम का इतना आदी हो गया हूँ कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैं आप ऐसे बॉडम काश मुल्क में और ज्यादा होते। खलील, लीजिए, आपने भी बनाना शुरू कर दिया।
यह देखिए आम का बाग है, मैं उसकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं जहाँ हजारों का नुकसान हो रहा है वहां तो देखभाल करता नहीं, जरा सी बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद। जनाब यहाँ लड़कों का ये हाल है कि एक आम तो खाते हैं, 25 आम गिराते हैं, कितनी ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूँ कि आम पक जाएं, टपकने लगे, तब जिसका जी चाहे चुन ले जाए। कच्चे आम खराब करने से क्या फायदा? ये भी मेरे बौड़मपन में दाखिल है। ये बातें हो ही रही थी कि सहसा 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो उन चारों आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा, ये बड़ा बेईमान है, इसके बाट कम है। अभी इसके यहाँ से सेर भर घी लेकर आया हूँ, घर पर तौलता हूँ तो आध पाव गायब। अब जो लौटाने आया हूँ तो कहता है मैंने तो पूरा तौला था। पूछो, अगर तूने पूरा तौला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया? अब ले चलता हूँ थाने पर, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय, जो वहां डाक खाने के मुंशी थे, बोले, इसकी हमेशा की यही आदत है, कभी पूरा नहीं तौलता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई, लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से 1 आने की थी, लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बाटों की आज जांच करानी चाहिए। तीसरा आदमी अहीर था, अपने सिर पर से खली की गठरी उतारकर बोला, साहब ये 11 रुपए की खली है, 6 सेर के भाव से दी थी, घर पर तौला तो 2 सेर हुई थी, लाया कि लौटा दूंगा पर ये लेता ही नहीं। अब इसका निपटारा थाने में ही होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा, ये सच में बेईमान आदमी है। बनिए ने कहा, अगर मेरे बांट रत्ती भर कम निकले तो 1000 रुपये डांट दूंगा। मौलवी साहब ने कहा, तो कमबख्त टांकी मारता होगा। मुंशी जी बोले, टांकी मार देता है, यही बात है। आहिर ने कहा, दोहरे बांट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के और। इसके घर की पुलिस तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया, पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया। इसी तरह कोई आध घंटा तक तकरार होती रही। मेरी समझ में ना आता था कि क्या करूं, बनिए को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी चले हुए मालूम होते थे। खलील को देखा तो गायब, न जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी तरह न दबता था, यहाँ तक कि थाने जाने से भी न डरता था। ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बौड़म सामने आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में एक टोकरा था, दूसरे हाथ में एक कटोरा और पीछे 7-8 बरस का लड़का। उसने आते ही मौलवी साहब से कहा, ये कटोरा आप ही का है काजी जी? मौलवी चौंक कर, हाँ है तो। फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए? बौड़म, इसलिए कि कटोरे में वही आध पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तौला। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं, बल्कि काजी हाजी मौलवी जहूर अहमद की। मौलवी, तुम अपना बौड़म पना यहाँ न दिखाना, नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम लखपति होगे तो अपने घर के होगे, तुम्हें क्या मजाल था जो मेरे घर गए? बौड़म, वही जो आपको बनिए को थाने में ले जाने का है। अब यह घी भी थाने जाएगा। मौलवी सिक पिटाकर, सबके घर में थोड़ी बहुत चीज रखी ही रहती है, कसम कुरान शरीफ की, मैं भी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूँ, आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था। बनिया, मौलवी साहब आप जाते कहाँ हैं? चलिए, आपका हमारा फैसला थाने में होगा। मैं ये ना मानूंगा। कहलाने को मौलवी, दीनदार, ऐसे बनते हैं कि देवता ही है, पर घर में चीज रखकर दूसरों को बेईमान बनाते हैं। ये लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए रखी है। मगर मौलवी साहब न रुके, बनिए को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए, जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज बहाना था। तब खलील ने अहीर से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा है? चल, मैं भी चलता हूँ। तेरे घर से यह सेर भर खली लेता आया हूँ। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बोला, भैया, जवानी की कसम है, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील, दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुद तो बचा दूध में आधा पानी मिला मिला कर बेचते हो, मगर आज तुमको इतनी मुठ मर्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमदा हो गए। खली उठाकर घर में रख ली। उस पर बनिए से कहते हो कि कम तोला। बनिया,
भैया, मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई। मैं थाने में रपट किए बिना न मानूंगा। अहे साहू जी, अब की माफ करो, नहीं तो कहीं का न रहूंगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, आपकी कलई खोलूं? मुंशी, तुम बेचारे मेरी कलई क्या खोलोगे? मुझे भी अहीर समझ लिया है कि तुम्हारी भपकियों में आऊंगा। खलील लड़के से, क्यों बेटा, तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे? लड़का मुंशी जी को सशंक नेत्रों से देखकर, बताऊं? मुंशी, लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे। खलील, बेटा, अभी तुमने मुझसे जो कहा था वही फिर कह दो। लड़का, दादा मारेंगे। मुंशी, क्या तूने रास्ते में शक्कर फांक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील, जी हाँ, इसने मुझसे खुद कहा, पर आपने उससे तो पूछा नहीं। बनिए के सिर हो गए, यही शराफत है। मुंशी, मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में यह शरारत की है। खलील, तो ऐसी कमजोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले गए? आप गंवारों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो उस रुपए पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं, टकी की पोस्ट कार्ड आने में बेचते हैं। जब कहिए तब साबित कर दूं। उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते? मुंशी जी ने बौड़म के मुंह लगना मुनासिब न समझा, लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बौड़म को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील, आप जानते हैं कि मुझे इसका क्या सिला मिलेगा? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे ये मेरे शिकारों को भगा दिया करते हैं। वालिद साहब पुलिस से थर थर कांपते हैं, मुझे हाथों लेंगे कि तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है। यहाँ ये भी बौड़म पने में दाखिल है। एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलई खोलनी मुनासिब न थी। ऐसी हरकत बौड़म लोग क्या करते हैं। मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा, अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बौड़म देवताओं को कहा जाता है। जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है वह चतुर है, बुद्धिमान है। जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की निंदा की परवाह नहीं करता, वो बौड़म है, निर्बुद्धि है। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी बौड़म। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। धन्यवाद।